you all to Art and Onam series, and here I am Onam present in front of you all again with the lecture class 8 science chapter 1 agriculture crop production and management. So there are two types of the chapter. One is agriculture for the CPSC books and crop production management for the NC. Is that thing clear? So the same content we will be having, and let me remind you that this is the first lecture or the first session with class 8. We have already done for class 7. If you want to see those videos, then kindly go to our channel. There it is uploaded. They are the recent videos, and I hope you will like them. So let's start it without any further delays. Before that, share it to your friends so that they can have the knowledge. And if you understand anything out of this whole video, then please don't forget to like and give your criticisms in the comment box also. Okay, let's go with class 8, and let me remind you that this is part 1. Okay, it is a very long chapter, and I don't want to do it in so much like hodgepodge नहीं करना चाहती मैं. जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, इसलिए विल बी डूइंग इट इन पार्ट्स. ठीक है, और आपके लिए भी पढ़ना याद करना इजी हो जाएगा. लाइक हमारा ब्रेन इतना सा तो है नहीं, उसमें इतना सारा एक टाइम पे कैसे आएगा. तो इसलिए we are having parts of it. This is part 1. Okay, so let's introduce our chapter. तो इस चैप्टर में एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो आई थिंक इस टर्म से शुरू करते हैं. वो तो एनसीईआरटी के टर्म है. एनसीईआरटी के टर्म्स ना बड़े हैवी होते हैं, उनको डीपली समझना पड़ता है. ये मैं आपको बताऊंगी ये भी, बट अभी बेसिक इससे शुरू करते हैं. एग्रीकल्चर क्या होता है. सबसे पहले ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्रॉप्स क्या होता है. क्रॉप्स क्या होता है आपने तो सुना होगा ना. क्रॉप्स आप सभी ने बहुत बार सुना होगा. ठीक है, क्रॉप्स यहाँ ग्रो हो रहे, क्रॉप्स वहां ग्रो हो रहे, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स. आपने ये सब सेंटेंस बनाया, पर आप एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जानते हो क्रॉप्स का क्या होता है. ठीक है, तो क्रॉप्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता है ग्रोइंग same kind of plants एकदम आपको लेम्स एकदम बेसिक सी डेफिनेशन जो आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में, बेसिक सी 1 मार्कर क्वेश्चन में, वो ये है. ग्रोइंग सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल नोन एज क्रॉप्स. ठीक है, और इसका आप एग्जांपल भी दे सकते हो. एग्जांपल में क्या देख सकते हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ गया, एग्जांपल तो देना ही पड़ेगा, फिर डेफिनेशन में तो मार्क्स मिलेंगे नहीं आपको. तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, व्हीट क्रॉप. ठीक है, और भी आप लिख सकते हो, शुगर के क्रॉप एक्सेट्रा. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो व्हीट क्रॉप, शुगर केन क्रॉप, और भी बहुत सारे हैं. तो मतलब क्या हुआ, अब ये तो हमने इंग्लिश में लिख दिया, इसको हम समझेंगे अब. ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखा है ग्रोइंग सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल. मतलब एक ही तरीके के प्लांट को हम ग्रो करें. सेम काइंड मतलब एक ही तरीके को. तो मान लीजिए एक फील्ड है, 2 फील्ड है, 2 आदमी ले लेते हैं. एक आदमी का नाम ऋतिक, उसके का नाम नैन्सी. ठीक है, ये दोनों है फार्मर्स, इनके अपने अपने जमीन है इतनी बड़ी बड़ी, उसमें अब ये क्रॉप्स को ग्रो करेंगे. ठीक है, तो ऋतिक ने इस तरीके से लाइन बनाई, नैन्सी ने भी अपने क्रॉप्स में, ऋतिक ने ऐसे डिविजन किए और नैन्सी ने अपने फील्ड को बस ऐसे ही कील करके छोड़ दी. ठीक है, इसलिए वो मतलब मिट्टी को खोद कर छोड़ दिया, और इसलिए अपने क्रॉप्स में अलग अलग डिविजन्स बने अपने फील्ड में. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, अब ऋतिक क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मुझे बहुत सारी अलग अलग खाना चाहिए अपने घर के लिए. राइस चाहिए, आलू चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए. तो ये क्या करेगा, एक में उगा देगा, चावल की खेती कर देगा ये. ठीक है, समझ जाओ बस. ठीक है, एक में इसने राइस उगा दिया है, मैं लिख देती हूँ अंदर में ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. तो एक में इसने राइस उगा दिया, एक में इसने दाल उगा दिया, एक में इसने
मान लीजिए वेजिटेबल्स उगा दिए, वेजिटेबल, पोटैटो, टर्मेरिक, टर्मेरिक, पुदीना, फिर उसके बाद और ये क्या उगा सकता है, चिलीज, टोमेटो, ये सब इसमें, या फिर इसकी जगह हम ले सकते हैं कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया। अब इसने ये सारी अलग अलग तरीके की सब्जियां एक एक में उगा दी है, ठीक है, चीज आपको दिख रही है। नैन्सी ने क्या किया कि इसने सोचा कि मैं बस एक तरीके का अपने फील्ड में क्रॉप्स उगाऊंगी या फिर प्लांट उगाऊंगी, क्रॉप्स वही तो हम समझते हैं, तो प्लांट उगाऊं, ठीक है। तो नैन्सी क्या करेगी कि गेहूं का प्लांट, मान लीजिए उसने गेहूं उगाया, तो गेहूं का प्लांट वो पूरे में लगा देगी, ऐसे ही वो पूरे अपने खेत में बस गेहूं 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 उगाते जाएगा, ठीक है, पूरे में उगा देगी गेहूं, ठीक। अब आप बताओ कि इसमें से डेफिनेशन के हिसाब से क्रॉप क्या होना चाहिए, समझेंगे। यहाँ पे सेम काइंड ऑफ क्रॉप्स, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो करना पहली कंडीशन, एक तरीके का प्लांट होना चाहिए। तो रितिका तो गलत हो गया ना, एक तरीके का प्लांट है ही नहीं, अलग अलग तरीके के प्लांट है, कहीं धनिया है, कहीं दाल है, कहीं सब्जी है, कहीं आलू है, कहीं हल्दी है, कुछ भी उगाए जा रहे हैं, अलग अलग चीजें उगाई जा रही है, ठीक है। तो ये एक तरीके के प्लांट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सेम काइंड नहीं है। बट नैन्सी जो है वो यहाँ पे क्रॉप उगा रही है, क्योंकि वो सेम काइंड का क्रॉप उगा रही है, यानी एक ही तरह का क्रॉप उगा रही है, अलग अलग तो नहीं उगा रही ना, एक ही तरीके का उगा रही है, बस गेहूं ही तो उगा रही है। तो सेम काइंड ऑफ प्लांट जब हम ग्रो करेंगे ऑन लार्ज स्केल, अब लार्ज स्केल का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक और यहाँ पे आ गया, चलो दोस्त है तीनों का, दोस्त है, उसकी इतनी सी जमीन है, इसका नाम आर्यन है, ठीक, उसकी इतनी सी जमीन है। अब इसमें वो क्या कर रहा है कि इसमें वो भी गेहूं की खेती कर, कंफ्यूजन आप लोग को दूर हो जाएगा। गेहूं की खेती कर रहा है कि उसके घर के पीछे जो होती है ना बैरेंडा में, बस एक एकदम छोटी सी प्लॉट है, एकदम छोटी सी जगह है, ठीक है, और ये लोग के पास तो बड़े बड़े जमीन है कि नहीं है। तो आने के बाद छोटी सी जमीन है और ये पूरे उस जमीन में वही उगा रहा है। तो अब देखा जाए तो ठीक है, ऋतिक तो पहले ही क्रॉप से बाहर हो गया, ये तो पहले ही क्रॉप इसका नहीं है, ये तो पहले ही हमने डिसाइड कर खत्म। तो अब आते हैं नैन्सी पे। तो नैन्सी और आर्यन जो है दोनों सेम काइंड के क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ये सेम काइंड के क्रॉप, मतलब एक ही तरीके का, इसने भी अपने पूरे गेहूं 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 गेहूं, उसने भी गेहूं 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 लगा दिया है। ये चावल भी लगा सकता है, वो चावल भी लगा सकते, कुछ भी लगा सकते, क्या अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन बस सेम काइंड का होना चाहिए। तो ऋतिक तो पहले ही बाहर हो गया, इसका क्रॉप तो है नहीं, पहला ही ये पहला कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की, तो वो बाहर। बात करते हैं नैन्सी और आर्यन के, तो दूसरा टर्म है ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने पे, यानी बड़े स्केल पे अगर हम किसी प्लांट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम उसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो नैन्सी जो आर्यन जो है वो यहाँ पे छोटी सी जमीन में सेम काइंड ऑफ क्रॉप तो ग्रो कर रहा है, बट कितनी सी जमीन में, इतनी सी जमीन में, छोटी सी जमीन में, बस इतनी सी जमीन में वो ग्रो कर रहा है। तो यानी ये जो सेकंड वाला है, ये जो सेकंड वाला कंडीशन है वो चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी लार्ज स्केल जो है ही नहीं आ रहा है, तो छोटा सा बड़े स्केल पे चाहिए। तो बड़े स्केल पे नैन्सी का है लार्ज स्केल, इसका लार्ज स्केल भी है, सेम काइंड भी है, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कहेंगे यस नैन्सी का जो प्लांट है वो क्रॉप है, और बाकी दोनों नहीं, बाकी दोनों क्रॉप नहीं है। और नैन्सी और नैन्सी का प्लांट जो है, नैन्सी का जो प्रोडक्शन है वो क्रॉप है। समझिए क्यों, एक ही तरीके के होने चाहिए, बड़े पैमाने पर, समझिए उसे हम क्रॉप कहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर है, ओके। और डेफिनेशन रटने की जरूरत ना पड़े इसलिए मैंने इस तरीके से एक एग्जांपल से दिया है आपको। आपको अगर ये एग्जांपल याद रखता है तो याद कर लो, नहीं तो अपने घर में ही इसे याद
घर में किसी फैमिली मेंबर्स को ये कैरेक्टर्स दे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्रॉप, तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर ना सच बताऊं तो इसमें इसको हम कहते हैं एक साइंस या फिर प्रैक्टिस या फिर टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर को आप कुछ भी कहो, साइंस, प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी, आप कुछ भी कहो इसे, डजंट मैटर, ठीक। ये सब के अंदर आ जाएगा एग्रीकल्चर, सब के अंदर। साइंस भी है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी है और टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द साइंस या द प्रैक्टिसिंग ऑफ growing crops on a large scale is known as agriculture. The practice of growing crops on a large scale, या फिर हम लिख सकते हैं द साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग, द साइंस ऑफ practicing of growing crops on a large scale is known as agriculture. इसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। अब इसे समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, ठीक है। क्रॉप्स अगर ग्रो किए जा रहे हैं, उसी के साइंस को, उसी के प्रैक्टिस को एग्रीकल्चर का, सिंपल सी चीज है, ठीक है। क्रॉप्स को अगर हम ग्रो कर रहे हैं बड़े पैमाने पे तो वो एक साइंस हुआ ना, ठीक है। कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड हम लोग काम करें अच्छे से ग्रोथ। आपको अभी तक पता है कि अगर आपको अपने घर में कोई पौधा उगाना है तो आपको पता है कि आपको पानी देना है, अच्छे से खाद देना है, उसमें सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए। तो ये क्या है? साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, और क्या आपकी प्रैक्टिस भी है, ठीक है। आप उसको मट्टी को खोद रहे हो एंड ऑल दैट, आप बहुत कुछ करते हुए एक प्लांट को अच्छे से ग्रो करवाने के लिए। तो उस साइंस या उस प्रैक्टिस को जिसमें हम क्रॉप्स को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है ना, उसमें दो ब्रांचेस आ जाते हैं। एक तो मतलब प्लांट का आ जाता है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, और एक और चीज आता है एग्रीकल्चर के अलावा हम एक और चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि है एनिमल हस्बेंड्री। इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है क्या नहीं होता है। बस इतना जानो कि जितना भी हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स, क्रॉप्स, इन सब के बारे में। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में हम जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। जानवर मतलब मेरा मतलब ये नहीं है शेर कुत्ते इन सब, मतलब गाय भैंस जो हमें मतलब फूड देती है। तो हम यहाँ पे मेनली हमारा फूड से है, ठीक है। फूड से हमारा मतलब है, हमें फूड की सोर्सेस क्या कहना, दो है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो हमारा फूड का सोर्सेस है। हमें खाना कहाँ कहाँ से आता है? दो जगह से आता है भाई, दो जगह से, दो जगह से, दो जगह से। पहला है आपका प्लांट्स और दूसरा है आपका एनिमल्स। यानी एक ऐसा खाना होता है जो हमें प्लांट देते हैं, एक ऐसा खाना होता है जो हमें एनिमल देते हैं। जैसे दूध हमें एनिमल देता है बट चावल हमें प्लांट देता है, ठीक है। तो प्लांट्स, एनिमल्स, ये दोनों हमारे फूड सोर्सेस है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। प्लांट्स हमें बहुत सारे दे देते एग्जाम्पल में, जैसे राइस, दाल, बादाम, ये सब हो जाता है। एनिमल्स में दूध, दही, अंडे, दही नहीं है अगर डायरेक्टली, मतलब वो तो फॉर्मेंटेड प्रोसेस से होता है तो दूसरे प्रोसेस, लेकिन हाँ कह सकते हैं दूध हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। हनी हो गया, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है। तो फूड के दो सोर्सेस होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो एग्रीकल्चर में हम इससे डील करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री में हम इससे डील करेंगे। चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। क्या पढ़ना है चैप्टर में वो समझ में आ गया, क्रॉप समझ लिया, एग्रीकल्चर समझ लिया। थोड़ा सा जान लेते हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जान ले। चलो जी, तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जान लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के एक छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है ये चीज, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। इनफैक्ट सीबीएसई के बुक्स में तो ये टॉपिक भी है, मैंने जो बुक पढ़ी थी उसमें ये टॉपिक भी है, और उसमें तो बस एक बॉक्स में दिया हुआ है सेट में, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी पौधों को लगाने की, पौधों को उगाने की, क्रॉप को प्रोड्यूस करने की, वो कैसे शुरुआत हुई, उसका क्या इतिहास था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या थे, ह्यूमंस क्या थे पहले, ह्यूमंस जो थे
वो पहले थे आपके नोमैड्स। नोमैड्स क्या थे? रोमर्स। वो तो ये भाषा में हमें रोमर्स कहते हैं। रोमर्स मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं, खाने शेल्टर फूड ये सब के तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। मतलब वो एक जगह का स्थिर घर नहीं है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे जैसे अगर मान लो मैं एक नोमैड हूँ, बहुत पहले जमाने की मैं इंसान हूँ, ठीक है। अब मैं मतलब एक जगह पे मैं आई, ठीक है, बड़ा सा खेत है, वहां पे मुझे खाने के लिए हंट करके जानवरों को मार के मैं खा सकती हूँ, जो अगल बगल के पौधे फल फूल है वो मैं खा सकती हूँ। फिर मान लीजिए उस एरिया को मैंने खा लिया, फिर उस एरिया में और लोग आने लगे, तो मैं उस जगह से मूव कर जाऊं, मैं और दूसरी जगह जाऊंगी, फिर वहां पे खाऊंगी रहूंगी, फिर और दूसरी जगह जाऊंगी, तो मैं मूव करते रह रही हूँ, मैं एक जगह स्थिर नहीं रह रही। ठीक है, मैं इधर से उधर खाने शेल्टर पानी ये सब के सब मूव करते रहते। रोमांस कह सकते हैं, रोमांस रोमांस वही हो। तो ये रोमांस घूमते थे। ये पहले मीट कंज्यूम करते थे, मोस्टली मीट एंड फ्रूट्स। मीट एंड फ्रूट्स ये लोग कंज्यूम करते। फिर इन्हें कहीं से ग्रेन इंट्रोड्यूस हुआ। तो क्या होता कि जब उस ग्रेन का इनको कहीं पे ग्रेन दिख लिया, इनको कहीं पे ग्रेन मिल गया, तो उन्हें लगा कि ये भी खा सकते हैं। ऑलरेडी प्लांट्स तो फ्रूट्स वगैरह खा ही रहे थे, तो इनको लगा जैसे उनको दिख गया होगा, उनको दिख गया होगा इस तरीके का ग्रेन भी मान लीजिए दिख गया होगा। ठीक है, ये मैं नॉर्मल सा ऐसे अब ये पौधा जो है ये लहरा रहा है भाई, हवा चल रही है, ये पौधा लहरा रहा है, ठीक दौड़ रहा है इधर से उधर, बड़ा हुआ भी है, नहीं तो उड़ के चला जाएगा कहीं कहीं और। ठीक है, ये पौधा, अब कोई नोमैड आता है, मान लीजिए वो नोमैड मैं ही हूँ, तो ये नोमैड आता है, इसकी जो आंखें है ना, सुंदर सुंदर जो इसकी नैन है, नैन है बाहर निकली हुई है पर जो भी है समझ लो, ठीक है, नैन है, वो इस पे पड़ते हैं। ठीक है, और इसको लगता है कि जैसे हम लोग फ्रूट्स तो खा ही रहे हैं, तो हम ये भी खा सकते हैं, तो ये क्या करता है कि इसे कंज्यूम करता है, तो इसे अपने कंज्यूम करेगा, फिर इसको ठीक लगेगा, फिर ये इसको इकट्ठा करके ऐसे ही अनेकों ग्रेन जो कि लगे हुए होंगे फॉरेस्ट में, उनको इकट्ठा करके ये लेके जा रहा होगा अपने घर। तभी क्या हुआ कि कुछ ग्रेन के पार्टिकल जमीन पे गिर गए, ये घर लेके जा रहा था ग्रेन्स, तो जमीन पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे करके गिर गए, और अब वो मट्टी पे गिरे तो वो धीरे धीरे ग्रो करके और वीट वगैरह बनाने लगी। तो इस तरीके से तो वीट ये खा रहे थे, ठीक है, ग्रो हो रहा था, सीड्स गिर रहे थे, ग्रो हो रहा था, ये खा रहे थे। लेकिन फिर किसी ने धीरे धीरे उन्होंने किसी ने क्या धीरे धीरे उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि इन सीड्स को हम खुद से मट्टी मतलब सॉइल में रख कर ग्रो करवा सकते हैं, ये उन्होंने नोटिस कर। और यहां से शुरुआत हुई आपकी एग्रीकल्चर की। ठीक है, समझ में एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है? तो ह्यूमंस थे पहले, वो नोमैड्स थे, वो मतलब रोमर्स थे, वो मीट एंड फ्रूट्स खाते थे, अचानक से उन्हें ग्रेन्स दिखा, फिर उन्हें पता चला कि सीड्स से भी इसे ग्रो करवाया जाता है, टू ग्रो, और यहां से ग्रो सीड्स कैन बी यूज टू ग्रो देम। ठीक है, और यहाँ से शुरुआत होती है आपकी एग्रीकल्चर की। हो गया, हो गया एग्रीकल्चर की शुरुआत, यही थी हिस्ट्री इसकी शॉर्ट में एकदम। ठीक है, शॉर्ट में हिस्ट्री हो गई। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या था। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो अच्छा किसी किसी के स्कूल में ना कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह ये सब भी दी हुई होती है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स बेवरेज क्रॉप, ये जो दो टर्म्स है प्लांटेशन और बेवरेज क्रॉप, ये हम लोग टी कॉफी ये सब के लिए यूज करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, प्लांटेशन क्रॉप या टी क्रॉप या फिर बेवरेज क्रॉप पूछते तो टी कॉफी ये सब एग्जाम्पल में लिख के आ जाना। आप बुक रीड करोगे ना जब अपना जो भी बुक होगा उसमें कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, एनसीईआरटी में आई डोंट थिंक दिया हुआ है, बट कुछ कुछ बुक्स में दिया हुआ है, जिससे मैं मेंशन कर रही हूँ। ठीक है,
तो हम आते हैं कि क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं। ऐसे क्रॉप्स के दो मेजर टाइप्स होते हैं, बट मैं आपको एक सब टाइप भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये मैं एक सब टाइप के लिए बना ली हूँ कॉलर। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं दो मेन टाइप्स क्रॉप्स। किसके? क्रॉप्स के। क्रॉप्स के हम पढ़ने वाले हैं दो मेन टाइप्स, खारिफ, रबी। खारिफ, रेनी, विंटर। अब ये क्या लिख दिया मैंने, रेनी विंटर, नहीं समझ में आया? समझाती हूँ, देखो यहाँ खारिफ जो होते हैं वो वैसे क्रॉप्स होते हैं जो हम लोग रेनी सीजन में ग्रो कर, ठीक है, जो रेन्स जब आते हैं ना तो उस सीजन में, मतलब ये बारिश के टाइम पे सो करने वाले क्रॉप्स होते हैं। और जब तक ठंडी ठंडी आती रहती है तब तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो खारिफ क्रॉप्स वैसे क्रॉप्स होते हैं। और रबी क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स होते हैं, यानी ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि ठंड के समय में सोन किए जाते हैं। इंडिया की हम बात करें तो ये मई या जून तक आपका सोन हो जाता है। ठीक है, सोन हो जाता है। और अगस्त सितंबर तक हार्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है आपका अक्टूबर नवंबर में सोन हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में सोन हो जाता है। और हार्वेस्ट कब होगा? तो मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? सोन कब होते हैं, हार्वेस्ट कब होते हैं? तो इंडिया में देखो तो आता है ना, मई जून के लगभग बारिश आना हो जाती है और अक्टूबर नवंबर के विंटर शुरू हो जाती है। तो सोन और हार्वेस्ट दोनों के खरीफ और रबी के लिखे हुए हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? व्हीट और राइस। बड़े कॉमन से एग्जांपल्स हैं और ये तो पूछना ही पूछना है, कुछ नहीं तो ये तो पूछना ही पूछना है। और कुछ एग्जांपल्स होंगे जब आपको बुक रीडिंग करोगे। एंड लिसन टू मी, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि मेरे वीडियो के बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट हर एक वीडियो के बाद इट इज नेसेसरी टू सी योर बुक। और अगर आप मेरे वीडियो को एग्जाम के कुछ दिन पहले देख रहे हो तो मत देखो, बिकॉज देख सकते हो लेकिन कुछ खास में, मतलब मैं जितना पढ़ाऊंगी उसमें से 30% ही घुस पाएगा, 70% विल फॉरगेट ड्यूरिंग द एग्जाम। सो रिमेम्बर कि आप जब पढ़ाई हो रहा है स्कूल में, साथ साथ ही ये वीडियो देखते चलो, साथ साथ ही अपने नोट्स बनाते चलो, साथ साथ ही बुक रीड करते चलो, बिकॉज बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बुक हो वो आपके एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक वो नहीं पढ़ोगे तब तक स्कोर नहीं अच्छा कर पाओगे। बुक रीडिंग करना है मेरे वीडियो देखने के बाद। खारिफ हो गया, रबी हो गया। एक और जो मैं एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ वो है जैद। जैद क्रॉप्स क्या होते हैं? तो जो समर में ना ग्रो किए जाते हैं ना, वो जैद क्रॉप्स होते हैं। जैसे कि आपका वाटरमेलन, वाटरमेलन हो गया, या फिर आपका कुकुम्बर हो गया, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब जो है ना, मतलब जो जूसी टाइप के जो क्रॉप्स होते हैं ना, वो आपके समर में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, जून वगैरह के टाइम पे जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तब ये सैड क्रॉप पूछा नहीं जाएगा, लेकिन किसी किसी के बुक में होगा तो वो लोग पढ़ ले, कोई ठिकाना नहीं है पेपर का। लेकिन ऐसे दो मेजर है जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, वो है खारिफ और रबी। ठीक है जी, क्लियर हो गया क्या होते हैं क्रॉप के टाइप्स? क्रॉप के टाइप्स में इतना ही है। तो क्रॉप्स को हमने समझ लिए, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमने समझ लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे अपना स्पोर्ट्स वगैरह टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करते हो, वैसा प्रैक्टिस नहीं, कुछ अलग तरीके का। मैंने आपको एग्रीकल्चर का डेफिनेशन जब मैं आपको लिखवा रही थी, रिमेम्बर मैंने वहां पे बोला था कि एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस भी, साइंस भी, टेक्नोलॉजी भी, कुछ भी कह सकते।
तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से बात हुई है, मैं आपको बताऊंगी क्या बात हो रही है, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या कहना चाहिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आप जानते हो कि जब भी कोई क्रॉप्स ग्रो करने होते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे एफर्ट्स डालने होते हैं, बहुत सारे केयर वगैरह करने होते हैं, तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि अच्छी हार्वेस्ट के लिए जरूरी होती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, स्टेप्स नेसेसरी फॉर अ गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट को ना सरप्लस भी लिख सकते हो, सरप्लस में लिख रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे स्टेप्स हैं जो कि एक अच्छी हार्वेस्ट या सरप्लस के लिए, सरप्लस क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्रेन, जैसे मान लो आपने क्रॉप किया, ठीक है, अब सारा तो आप कंज्यूम नहीं करोगे, आप बड़े स्केल पे कर रहे हो एग्रीकल्चर, तो सारा तो आप खा नहीं जाओगे, आपकी फैमिली सारा तो नहीं कंज्यूम कर जाएगी, तो आप कुछ की ट्रेड करो, कुछ को बेचोगे मार्केट, फिर जो आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा बेचने के बाद ना, वो आपकी फैमिली कंज्यूम करेगी, ठीक है। तो आपकी फैमिली की कंज्यूम करने के बाद जो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सरप्लस बचेगा बेचने के लिए ना, उसे हम कहते हैं, सॉरी, जो एक्स्ट्रा हार्वेस्ट बचेगी उसे हम कहते हैं सरप्लस, यानी आपके पर्सनल कंजम्पशन के बाद, पर्सनल कंजम्पशन आफ्टर पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन करने के बाद एक्स्ट्रा हार्वेस्ट, इसे ही हम कहते हैं सरप्लस। समझ में? आपकी फैमिली में मान लीजिए मैंने 4 किलो गेहूं उगाया, 2 किलो मेरी फैमिली ने, 3 किलो मेरी फैमिली ने कंज्यूम किया, 1 किलो मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया, तो उस एक्स्ट्रा 1 किलो को हम सरप्लस कहेंगे। सिंपल चीज है, क्लियर, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में टोटल 7 प्रैक्टिसेस है। पहली 7 कितनी आती है, 7 पहली आती है, सॉरी, पहली आती है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरी आती है सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है, तीसरी आती है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अच्छा, फर्टिलाइजर्स किसी किसी बुक में ना एस की जगह जेड भी है, तो आप दोनों लिखोगे तो अगर आप दोनों लिख रहे हो तो दोनों में टीचर्स को मार्क्स देना चाहिए, ठीक है। सर लड़ने मत लगना, अब एक स्पेलिंग मिस्टेक पे थोड़ी ना आपको ज्यादा नंबर कट जाए। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ जो है वो आपका इरिगेशन, इरिगेशन कुछ नहीं, पानी डालने वाले को, प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं, हम लोग अच्छे से समझेंगे। प्रोटेक्शन, भाई किससे प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, कोई नहीं, बस अभी नोट करते जाओ। 6 हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, 7 स्टोरेज। ये एक साइकिल की तरह भी चलता है, रिमेंबर ये एक साइकिल की तरह भी चलता है, ठीक, ये बात आपको याद रखनी है कि ये एक साइकिल की तरह भी चलता है। तो क्या क्या है, पहले आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर करेंगे हम एग्रीकल्चर के लिए, ऐसे ही थोड़ी बंजर जमीन पे जाके खेती कर देंगे, उसको अच्छे से प्रिपेयर भी तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स को सो करेंगे, ऑफ कोर्स ये तो करना ही करेंगे। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि जमीन में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते प्लांट से ग्रो करने के लिए, तो हम लोग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डालते, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इरिगेशन, पानी डालने वाले प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है कैसे होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो वीड्स कुछ खराब पौधे होते हैं जो कि ग्रो करते हैं आसपास प्लांट के, इसके बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे, सब पढ़ेंगे, उनसे प्रोटेक्शन कैसे लेना है। हार्वेस्टिंग, मतलब अब फसल हो गया लहलाती हुई, अब उसको हार्वेस्ट कैसे करना है, कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है स्टोरेज। आप
आखिरी आपका हार्वेस्ट हो गया, अब उसको स्टोर कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और फिर उसके बाद अगले क्रॉप के लिए फिर तैयार करेंगे। तो ये जो ये आपको पूरा एक साइकिल की तरह भी चलता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टोटल 7 है। हम एक एक करके सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे, बट पार्ट 1 आई वांटेड टू बी इंट्रोडक्टरी, सो हम इसको यहीं पे फिनिश करेंगे। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी होगा, बस इतना है समझ, मुझे नहीं पता कितने पार्ट होंगे, जितना भी हो सकता है, 2, 3, 4, कितना भी हो सकता है। बस मैं चाहती हूँ कि आपको इजी लर्निंग प्रोसेस हो, तो उसके लिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इस एग्जाम के पहले प्लीज मत देखिएगा, लास्ट सॉल्यूशन नहीं है ये वीडियो। यू हैव टू वॉच इट when your teacher is teaching in school. That time keep watching the videos regularly. I do not make too long videos. You can speed it up normal, not 1.25x is enough, not 1.5x or 2x. Don't do that. 1.25x is perfect. You can listen at that speed. That are not very long. You can skip some parts, like when I'm giving some advice or those. You can skip those parts and learn. The main priority is to learn, okay, and not at one time, slowly. Because then you will be able to grasp better. So keep learning till then. Bye bye and see you again.